तो लास्ट सेशन में जो है वो हमने टेस्टेबिलिटी तक जो है वो कवर कर लिया था। तो लेट्स गो अहेड। ठीक है, टेस्टेबिलिटी में क्या होगा कि आप सर्टेन हाइपोथेसिस आपके पास एग्जिस्ट कर रहे होंगे और जाहिर सी बात है कि हाइपोथेसिस आर द टेस्टेबल क्लेम्स। तो इसका मतलब है कि अगर हाइपोथेसिस आपके एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते रिसर्च के अंदर तो इसका मतलब योर रिसर्च इज नॉट टेस्टेबल, राइट। इसलिए देयर शुड बी सम हाइपोथेसिस इन योर रिसर्च व्हिच यू आर टेस्टिंग, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं रेप्लिकेबिलिटी। ठीक है, रेप्लिकेट का क्या मतलब होता है, किसी चीज को आप रेप्लिका करें, उसको रिपीट करें। ठीक है, सिमिलरली क्या कहते हैं कि द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस शुड बी सपोर्टेड अगेन एंड अगेन। यानी कि अगर आप उस हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब भी आप यानी कि सेम टाइप ऑफ रिसर्च करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो सपोर्ट होने चाहिए बार बार। ऐसा ना हो कि एक मतलब आप हाइपोथेसिस टेस्ट किए, सपोर्ट हो गया, दूसरी मतलब आपने हाइपोथेसिस टेस्ट किए, कुछ सपोर्ट हुए कुछ सपोर्ट नहीं हुए, तीसरी मतलब आपने हाइपोथेसिस किए, सपोर्ट कुछ सपोर्ट हुए कुछ सपोर्ट नहीं हुए, तीसरी मतलब आपने टेस्ट किए तो सारे के सारे जो है वो नॉट सपोर्टिव होगा। इसका क्या मतलब है कि आप उसको जब आप सेम चीज को रिपीट करते हो तो रिजल्ट्स आपके बार बार जो है वो अलग आ रहे हैं। तो जब आपके बार बार रिजल्ट्स अलग आएंगे तो उसका क्या मतलब है कि इसमें रेप्लिकेबिलिटी नहीं। ठीक है, सिमिलर सर्कमस्टेंसेस के अंदर जब भी आप स्टडी को रेप्लिकेट करेंगे तो उसके रिजल्ट सेम आने चाहिए, तो उसी को साइंटिफिक रिसर्च कहा जाएगा। ठीक है, इफ द रिजल्ट्स आर रिपीटेड वी विल गेन कॉन्फिडेंस इन द साइंटिफिक नेचर ऑफ आवर रिसर्च। ठीक है, तो अगर वही रिसर्च आप सिमिलर कंडीशंस के साथ या सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में कहीं पर भी जो है वो अप्लाई करें तो उसके रिजल्ट सेम आने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि आपने आपकी जो रिसर्च है इट इज साइंटिफिक इन नेचर। अच्छा, नेक्स्ट फिर कहते हैं प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, नंबर 5 है आपका प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द फाइंडिंग्स टू रियलिटी बेस्ड ऑन एग्जांपल। कि आपकी जो फाइंडिंग्स आई हैं वो रियलिटी से कितनी करीब है, रियलिटी से कितनी नज़दीक है। जितनी ज़्यादा रियलिटी से आपकी जो फाइंडिंग्स होगी नज़दीक होंगी, क्लोज होंगी, उसको कहा जाएगा कि ये प्रिसाइज्ड है या इसमें प्रिसीजन है। Precision reflects the degree of accuracy of the results on the basis of the sample to what really exists in the universe। के देखें ना, आपके पास जो है वो पॉपुलेशन होती है, ठीक है, तो एक होता है आपके पास सैंपल। तो हम क्या कर रहे होते हैं, स्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल में हम क्या कर रहे होते हैं कि एक सैंपल होता है, पर्टिकुलर सैंपल से हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसकी फाइंडिंग्स की बेस पे हम क्या करते हैं, इन्फर करते हैं, ठीक है ना, इन्फ्रेंस करते हैं। और इन्फ्रेंस की बेस पे हम जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं हम बताते हैं कि देखिए हमने एक पर्टिकुलर सैंपल लिया, सैंपल्स के ये रिजल्ट है, फिर उसको जब हमने इन्फर किया तो इन्फरेंस भी हमारा ठीक आया, राइट। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर रिजल्ट्स जो हैं जो कि हमने सैंपल से ड्रॉ किए हैं वो पॉपुलेशन के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो पता क्या चला कि इसमें क्लोजनेस आपकी कितनी है, प्रिसीजन है, प्रिसाइज है आपके हाइपोथेसिस के रिजल्ट्स या नहीं है। ठीक है, सेकेंडली उसके अंदर क्या है, सेकेंडली उसके अंदर है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका जो है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो ये दोनों चीजें किससे रिलेटेड है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं यानी कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बेसिकली एप्लीकेबल हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वो पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल हैं या नहीं है, और उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो ठीक है या नहीं है, कॉन्फिडेंस इंटरवल उसका एक्सेप्टेड है या नहीं है। तो क्या कहते हैं, इन बिजनेस रिसर्च वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ डेफिनेटिव कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस की बेस पे हम बिल्कुल डेफिनेटिव कंक्लूजन तो नहीं दे सकते, लेकिन we have to base our finding on a sample that we draw from the universe। तो हम एक पॉपुलेशन से, एक यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन से हम क्या कहते हैं सैंपल ड्रॉ कर रहे होते हैं, उसकी बेस पे ही हम अपनी फाइंडिंग दे रहे होते हैं। द सैंपल may not reflect the exact characteristics of the phenomena we try to study। और ये भी पॉसिबल है कि जो सैंपल हमने ड्रॉ किया है वो एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें सारी मौजूद ना हो जो कि एक्चुअल फेनोमेना में है, या जो हम जिस फेनोमेना को हम
ट्राई कर रहे हैं स्टडी करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सैंपल के और यूनिवर्स के एग्जैक्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं हो सकते। मेजरमेंट एरर्स एंड अदर प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू इंट्रोड्यूस एन एरर इन आवर फाइंडिंग्स। तो हम क्या करते हैं कि मेजरमेंट एरर्स और अदर प्रॉब्लम्स को बाउंड कर रहे होते हैं ताकि एक ताकि हम ये कहें कि यार चलो इसमें पर्टिकुलर एरर तो मौजूद है, लेकिन वो उसको हम अपने उन एरर्स की बेस पे ही हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तो भाई देखें, आपने रिसर्च के अंदर ये जरूर पढ़ा होगा कि देयर आर सम एरर्स लाइक टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। ठीक है, उसके अभी हम डेप्थ में नहीं जा रहे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, लेकिन एटलीस्ट यू नो दिस थिंग दैट देयर इज सम डिफरेंस इन द मॉडलिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर क्या होता है कि एरर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, जबकि स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के अंदर क्या होता है, एरर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो हम स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में एरर एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसके अलावा हम क्या करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल को भी ले आते हैं कि कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है। तो जब प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है तो देयर इज अ चांस ऑफ एरर एज वेल। हम ये नहीं कह रहे होते कि 100% जो रिजल्ट हैं वो हमारे डेफिनेट है या एक्यूरेट है, तो इसलिए वहाँ पर हम ले आते हैं, हम कहते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस डेंस इंटरवल है हमारा या 99% है, ठीक है ना। तो इसलिए देयर इज सम लाइक रूम फॉर द एरर एज वेल, उसके अंदर एरर मौजूद रहता है हमेशा। इट्स कम्प्लीटली रिलेटेड टू द स्टैटिस्टिक्स। क्या कहता है, वी वुड लाइक टू डिजाइन द रिसर्च इन अ मैनर दैट इंश्योर्स दैट आवर फाइंडिंग्स आर क्लोज टू रियलिटी एज पॉसिबल। तो हम ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी फाइंडिंग्स है वो रियलिटी के करीब है, सो दैट वी कैन प्लेस रिलायंस और कॉन्फिडेंस इन द रिजल्ट, और हम उस रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो रिलाई कर सकें, ठीक है, या उस पर हमारा कॉन्फिडेंस हो उन रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है। और कितने परसेंट कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर, हमें उस रिजल्ट्स के ऊपर, तो वो हमें क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी बताएगी। वी आर 95% कॉन्फिडेंट और 99% कॉन्फिडेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिसर्च। आगे कहते हैं कॉन्फिडेंस रेफर्स टू द, आगे बात वही वाली, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी दैट आवर एस्टिमेशंस आर करेक्ट। कॉन्फिडेंस किसकी बात कर रहा होता है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा होता है कि at what level या what is to what extent our estimations are correct, okay। so it is important, sorry, it is not enough to be precise। सिर्फ precise होना enough नहीं, but it is also important that we can confidently claim that 95% of the times our result could be true and there is only a 5% chance of our being wrong। this is known as the confidence level। वही वाली बात हो गई कि हम जब प्रोबेबिलिटी बताते हैं तो हम ये कह, इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए हमें कि हम ये कह सकें कि भाई 95% जब भी हम इसको रिजल्ट को करेंगे तो 95% जो है वो हमारा रिजल्ट सही आ रहा होगा, 5% ही चांसेस है कि हमारे रिजल्ट में कोई जो है वो गड़बड़ आ रही होगी, इशू आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, is there any issue of my voice? Am I audible to all of you? Can someone confirm? Okay. So then, Waqar, you should be having some issue in your internet. Okay. Please restart your internet. Okay. The greater the precision and confidence we aim at our research, the more scientific is the investigation and the more useful are the results। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, कहाँ से, मेडिकल से, ठीक, मेडिकल साइंस में भी रिसर्च हो रही होती है, ठीक है, बिजनेस में भी हो रही है। तो बिजनेस में तो हम लोग क्या करते हैं कि देखें ना 95% अपना जो है वो कॉन्फिडेंट लेवल रख रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो रिसर्चेज होती हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो रिसर्चेज होती हैं मेडिकल से रिलेटेड, उसके अंदर 99 और समटाइम्स 99.9% तक भी जो है वो रखा जाता है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन लाइफ, ठीक है। मेडिसिन को ऐसी बना दी जाए इसमें कहा जाए कि 95% टाइम तो ये चलेगी, 5% टाइम नहीं चलेगी।
तो 5% लोगों की जान बहुत कीमती होती है, तो मेडिकल साइंस के अंदर जो है वो फिर जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 95% नहीं रखा जाता, बल्कि उससे ज़्यादा रखा जाता है, 99 और 99.9 तक भी रखा जाता है। इंजीनियरिंग में भी यही है कि जहाज़ बना रहा है तो उसको प्रॉपर होना चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो पता चला कि जहाज़ बना रहा है और 95% अगर वो दे रहा है कॉन्फिडेंस के 95%, तो इंजन उसका सही चलेगा। 5% चांसेस है कि यार हवा में बन रहा है, तो 5% इज अ बिग chance of error, chance of being wrong. That's why they have to be very much careful, right? तो जितना ज़्यादा उसके अंदर जो है वो प्रिसीजन और कॉन्फिडेंस होगा, उतना ज़्यादा जो है साइंटिफिक होगा। इसी वजह से जो इंजीनियरिंग वगैरह होती है उसके अंदर स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग नहीं होती, उसके अंदर मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है। दे हैव द प्रिसाइज रिजल्ट, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग का बताया भी था कि मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर ये होता है कि आपका जो मॉडल होता है उसके अंदर एरर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मॉडल लिख देता हूँ, अगर यहाँ पर मॉडल लिख देता हूँ मैं, मैथमेटिकल मॉडल क्या है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, देयर इज नो एरर एट ऑल। जबकि स्टैटिस्टिकल मॉडल में क्या है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस e, e स्टैंड्स फॉर एरर। तो ये जो है ये आपका स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसके अंदर e है एरर, और मैथमेटिकल मॉडल में एरर नहीं होता, ठीक है। तो अब जहाज बना रहा है तो उसमें एरर के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है ना। ये नहीं कहेगा कि भाई देयर इज की चांस के सर जो है ना वो जहाज गिर जाएगा या वगैरह वगैरह, राइट। ओके, तो जहाँ पर भी मतलब जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत होगी पर्टिकुलरली कि वहाँ पे आपके चांसेस ऑफ एरर जो है वो कम हो या ना हो, या फिर जहाँ पे आप जो है वो एरर आपको अलाउ ही नहीं है, ठीक है। तो उन जगहों पर जो है वो आप लोग क्या करेंगे कि मैथमेटिकल मॉडलिंग से जो है वो काम कर रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये एक्चुअल में जो है वो मुझे कुछ प्राइवेट मैसेजेस भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं जवाब पर्टिकुलरली अगर वो फ्लो में चल रहा होगा तो आई विल गिव द आंसर, ठीक है। तो जनरलाइज मैंने आंसर दे दिया कि अब ये बाइक और ट्रेन वगैरह में भी ये होते हैं। देखें जहाँ पर भी इंजीनियरिंग की बात होती है, इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो मैथमेटिकल मॉडलिंग की हो रही होती है इन सिंपल, ठीक है जी। और कुछ पर्सनल सा भी किसी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे होते हैं तो वो बाद में भाई मुझसे व्हाट्सएप पे आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। अभी क्लास के दौरान मैं आपके पर्सनल मैटर्स के तो जवाब नहीं दे सकता ना फिलहाल, वरना कंसंट्रेशन मेरी नहीं रहेगी, ठीक है। प्लीज़ लेट मी कंसंट्रेट। ओके, ओके लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, कहता है कि the conclusion drawn through the interpretation of the results of the data analysis should be objective। आपकी जो conclusions हैं वो objective होनी चाहिए, जो आपने data analysis से जो result लिए और result की जो conclusions दी वो objective होनी चाहिए। objective का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए the conclusion should be based on the facts and facts of the findings derived from actual data। जो आपका actual data है उसकी जो findings है उससे जो आपने facts and figures मालूम किए उसकी बेस पे होने चाहिए, ना कि हमारी मतलब जो है वो इमोशनल वैल्यूज के ऊपर कि हम जो है वो अपने इमोशंस को उसके अंदर जो है वो
नहीं डाल सकते। जो डेटा हमें कह रहा है हम उसी पे ही जो है वो उसी के बेस पे ही हम अपने फाइंडिंग्स को बताएंगे, हमारे कंक्लूजन्स को बताएंगे, हम अपने डेटा की बेस पे बात करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात कर रहे होते हैं, एक ये रिसर्च से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बात आती है स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है ना, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में आपके पास आपके जो है वो मार्क्स आए जो कि पासिंग मार्क्स में लाई कर रहे हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर पासिंग मार्क्स में लाई नहीं कर रहे, उससे कम है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। अब तो ये आके कहे कि वो अपना क्या बोलते हैं, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, या जो है वो फलां मुझे जो वो दावत में जाना पड़ गया था, मेहमान आ गए थे, इस तरह के कोई अगर रीजनिंग पेश कर रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्टिव हो जाएगा, या सब किसी का मतलब जो वो खुदा न खासा डेथ हो गई थी, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, इमोशनल में आ जाएंगी, सब्जेक्टिव में आ जाएंगी। तो हम सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि सब्जेक्टिवली अगर बात करें तो सबके लिए बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स निकल आएंगे, ठीक है ना। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन हम क्या कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे होते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर स्टूडेंट पास है और ये पर्टिकुलर स्टूडेंट फेल है। सब्जेक्टिवनेस, इमोशनल वैल्यूज को हम एक साइड पे रख देते हैं, ये ऑब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए जब ऑब्जेक्टिव की बात हो रही होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि द थिंग्स आर क्वाइट स्ट्रिक्ट, ठीक है, देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी एट ऑल। सब्जेक्टिव इज फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी जहाँ पे होगी वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। जो नंबर्स बता रहे होंगे, जो डेटा बता रहा होगा वही होगा, ठीक है, उसमें पर्सनल जजमेंट, इमोशनल वैल्यूज वगैरह का कोई काम नहीं है, ठीक है। द मोर ऑब्जेक्टिव द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, द मोर साइंटिफिक द रिसर्च इन्वेस्टिगेशन बिकम्स। जितना ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव होगी उतनी ही साइंटिफिक होगी रिसर्च। इसके बाद क्या है, जनरलाइजेबिलिटी। तो जनरलाइजेबिलिटी रेफर्स टू द स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स। रिसर्च की जो फाइंडिंग है वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो सकती है, जितनी ज़्यादा जगहों पर अप्लाई हो सकती है उतनी ज़्यादा आपकी रिसर्च जो है वो जनरलाइजेबल है, ठीक है ना। क्या कहता है कि इन वन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग टू अदर ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग के अंदर भी अगर वो रिसर्च आपकी अप्लाई हो सकती है तो उसका क्या मतलब है कि इट्स मोर जनरलाइज्ड। जितनी ज़्यादा जनरलाइज्ड होगी आपकी रिसर्च, ठीक है, उतनी ज़्यादा साइंटिफिक होगी। The wider the range of applicability of the solution generated by the research, the more useful the research is to the user। जाहिर सी बात है कि एक पर्टिकुलर रिसर्च है वो चंद लोगों के लिए यूजफुल है तो उसकी जनरलाइजेबिलिटी कम हो जाएगी, ज्यादा लोगों के लिए यूजफुल है तो उसकी जनरलाइजेबिलिटी, यूजफुलनेस जो है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। जब ज्यादा यूजफुलनेस होगी तो वो अच्छी रिसर्च होगी। तो एक साइंटिफिक रिसर्च के अंदर एक ये भी क्वालिटी शामिल होती है कि उसकी जनरलाइजेबिलिटी जो है वो ज्यादा लोगों पे एप्लीकेबल होती है। चलिए, नंबर 8 पे कह रहा है ये आपसे पार्सिमनी। पार्सिमनी क्या है कि पार्सिमनी रेफर्स टू द सिंपलिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द फेनोमेना, ठीक है, और प्रॉब्लम दैट अकर एंड इन जनरेटिंग सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स। पार्सिमनी का मतलब इन सिंपल ये होता है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है या जिस फेनोमेना को आप डिस्कस कर रहे हैं, जिस सिचुएशन को आप डिस्कस कर रहे हैं, उसको आप सिंप्लिसिटी के साथ एक्सप्लेन कर लें, यानी कि इट शुड बी सिंपल। रिसर्च जो है वो आपकी सिंपल टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए कि किसी को समझ में ही नहीं आए, ठीक है। तो इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, देयर शुड बी द पार्सिमनी इन योर रिसर्च, और योर रिसर्च शुड बी पार्सिमनियस। तो पार्सिमनियस होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए आपकी रिसर्च, ठीक है। क्या कह रहा है कि इकोनॉमी in research model is achieved when we can build into our research framework a lesser number of variables। तो जहाँ पे number of variables कम होंगे तो वो रिसर्च क्या कहलाएगी, पार्सिमोनियस या सिंपल रिसर्च। अब नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स बहुत सारे आप डाल लेंगे अपने फ्रेमवर्क के अंदर तो क्या होगा कि वो जंबल अप हो जाएंगे, मैस अप हो जाएंगे, और आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जब आपकी रिसर्च ओवर कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो उसकी पार्सिमनी हो जाती है, उसके अंदर पार्सिमनी नहीं रहती है, सिंप्लिसिटी खत्म हो जाती है, ठीक है, फिर वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्या कह रहा है कि
क्या कह रहा है क्या, far more efficiently than a complex set of variables that would only marginally add to the variance explained. और अगर हम स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज के अंदर बात करें तो आप लोगों को एक चीज़ का पता होगा जिसको हम कहते हैं आर स्क्वायर, ठीक है ना। जब हम बात कर रहे होते हैं रिग्रेशन की, तो रिग्रेशन में हमारे पास एक होता है आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बेसिकली वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा होता है कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वजह से कितना जो है वो वेरिएंस एक्सप्लेन हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, राइट। तो अब जब ज़्यादा वेरिएबल्स आपके मॉडल में आ जाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो क्या होगा कि आप हर वेरिएबल जो है बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, तो वेरिएंस एक्सप्लेन का जो मार्जिनल एडिशन जो होगा वेरिएंस एक्सप्लेन का, वो उसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करते होते हैं कि जो मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रेलिवेंट वेरिएबल होते हैं, हम उसी को जो है वो कर रहे होते हैं, उसी को अपने मॉडल के अंदर जो है वो हम इंक्लूड कर रहे होते हैं। जो इररेलेवेंट वेरिएबल होते हैं उनको हम अपने मॉडल में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। इररेलेवेंट से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा, यानी कि वो रेलिवेंट तो होते हैं लेकिन उनका वेरिएंस के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा होता। तो ऐसे वेरिएबल्स को अपने मॉडल में इंक्लूड करने का फ़ायदा नहीं है, जिसकी वजह से हमारे वेरिएंस एक्सप्लेन्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा होता। तो इस तरह के वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रहे होते हैं कि हमारे मॉडल से मतलब है हमारे जो इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते। इसलिए हमें जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स अपने मॉडल में रखने से जो है वो मॉडल्स में नहीं रखने चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल अपने मॉडल में नहीं रखने चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। जो आपके मेन वेरिएबल्स हैं, जो ज़्यादा पार्ट ऑफ द वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उन्हीं को अपने मॉडल में इंक्लूड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट में कह रहा है parsimony can be introduced with a good understanding of the problem, ठीक है, एंड द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इट। तो वही वाली बात है कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होंगे आप उसी की बात करेंगे, ठीक है। जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स नहीं होंगे उसको आप ऐड नहीं करेंगे अपने मॉडल में। गुड कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल मॉडल कैन बी रियलाइज थ्रू इंटरव्यूज विद द कंसर्न पीपल। तो अगर आप अपना मॉडल डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मॉडल डिज़ाइन करने से पहले अगर आप एक्सपीरियंस लोगों से, जो उस पर्टिकुलर फील्ड के जो है एक्सपर्ट होते हैं, अगर आप उनसे ही जो है वो अपना मॉडल डिस्कस कर लें और उनसे डिस्कस करने के बाद आप अपने थ्योरेटिकल मॉडल को डेवलप कर रहे होते हैं, तो आपको जो है वो एक पर्टिकुलर एक अच्छा मॉडल मिल रहा होता है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। उसके अलावा आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं। जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि प्रीवियस रिसर्चेस को देखना। जब आप प्रीवियस रिसर्चेस को देखते हैं तो भी आपको आइडिया होता है कि आपके का जो थ्योरेटिकल मॉडल है, जो रिसर्च मॉडल है, वो कैसा होना चाहिए, राइट। तो इसलिए दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक एक्सपर्ट से इंटरव्यू कर लें, कंसर्न पीपल से, और सेकंड जो होता है वो ये होता है कि आप जो है वो लिटरेचर से फ़ायदा उठाएं और लिटरेचर पे देखते हुए लिटरेचर की बेस पे अपना मॉडल डेवलप करें। अच्छा जी, यहाँ पर आपके 8 हॉलमार्क ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च जो है वो एंड हो गए। अब हमारा जो आगे का है वो क्या, आगे की जो बात है वो क्या कह रहा है कि डिडक्शन और इंडक्शन, कि डिडक्शन और इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप की रीजनिंग होती है, एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग है एप्लीकेशन ऑफ अ जनरल थ्योरी टू स्पेसिफिक केस, यानी कि कोई भी जनरल थ्योरी है, ठीक है, उसको आप अपनी स्पेसिफिक केस के ऊपर लगा रहे हो। जो भी आपका हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो उस थ्योरी को, यानी कि उस थ्योरी से आप अपने पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को ड्राइव कर रहे हो, तो उसको कहा जाएगा डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव क्या होती है कि थ्योरी से आप हाइपोथेसिस ड्रॉ कर रहे होते हो, एक पर्टिकुलर थ्योरी की बेस पे हाइपोथेसिस को ड्रॉ कर रहे होते हो। जनरल थ्योरी होती है, उसको स्पेसिफिक केस पे लगा रहे होते हैं, उसको कहा जाता है डिडक्टिव रीजनिंग, या अदर वर्ड में हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग में हम कर रहे होते हैं कि प्रोसेस वेयर वी ऑब्जर्व
साइंटिफिक फेनोमेना एंड ऑन दिस बेसिस अराइव एट जनरल कंक्लूजन। फिर हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, हम किसी साइंटिफिक फेनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसकी बेस पे हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में क्या है कि थ्योरी की बेस पे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। इंडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की बेस पे कोई थ्योरी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जनरलाइजेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं कि यार ये कोई भी चीज़ है वो उसको हम किस तरह से जर्नलाइज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ इन सिंपल वर्ड्स कि एक एग्जांपल ले लें आप वाटर की, यहाँ पर काउंटिंग वाइट स्वाइंस की दी गई, लेकिन इट्स क्वाइट सिंपल एग्जांपल, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड हाउएवर व्हाई, बिकॉज इट इज वेरी it is in a very common phrase, right? So let me give you another example of inductive reasoning. जैसे कि वाटर है, पानी, ठीक है, पानी का फार्मूला क्या है भाई, पानी का फार्मूला सबने पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री के अंदर सबने पढ़ा हुआ है, H2O है, ठीक है, पानी का फार्मूला। अब क्या पानी अगर वो कराची में किसी जगह से किसी समंदर के किनारे से उठाता है या सिंध की किसी झील से उठाता है, उसके फॉर्मूले को चेक करता है, वो क्या निकलता है, H2O निकलता है, ठीक है। उसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें सिर्फ पानी उठाया और उसको चेक किया क्या है, H2O, राइट, उसका फॉर्मूला क्या है, H2O। दूसरी जगह पे क्या है, H2O। दुनिया के अंदर कई जगहों पे वहाँ पानी उठाया गया, वहाँ से उसके केमिकल कॉम्बिनेशन उसका चेक किया गया H2O। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने मुख्तलिफ जगहों से चीज़ें ली, ठीक है, उसको टेस्ट किया, उसको टेस्ट करने के बाद हमें पता चला कि यार इसका फॉर्मूला ये पर्टिकुलर है, तो हमने क्या किया कि इसको जनरलाइजेबिलिटी की तरफ लेकर आ गए, ठीक है। हमने इसी जनरलाइजेबिलिटी की बेस पे नहीं चेक किया। अगर हम ये कहते हैं कि देखिए पानी H2O है, ये एक इस्टेब्लिश फैक्ट है, पानी का फॉर्मूला H2O है, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है। अब हम चेक करेंगे कि कराची के इस इलाके में जब बारिश होगी तो इसका पानी इकट्ठा करेंगे, उसको चेक करेंगे कि इसका फार्मूला H2O है या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। और इंडक्टिव में क्या होगा कि मुख्तलिफ जगहों का पानी हमने लिया और उसको हमने टेस्ट किया, उसका फार्मूला देखा कि भाई क्या आ रहा है, एक का H2O आया, दूसरा का H2O आया, तीसरे का भी H2O आया, तो हमने कहा कि ये एस्टेब्लिश फैक्ट हो गया, ये जनरलाइज हो गया कि पानी कहीं से भी उठाएंगे उसका फार्मूला H2O होगा, ठीक है। तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है कि पहले से एस्टेब्लिश्ड है चीज, जनरलाइज थ्योरी, उसको आप चेक कर रहे हैं पर्टिकुलर, ठीक है। इंडक्टिव में क्या है कि एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं आप ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन क्या कह रहा है कि बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव प्रोसेस आर ऑफन यूज्ड इन रिसर्च। रिसर्च के अंदर दोनों जो है वो यूज हो रहे होते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग भी यूज हो रहा होता है और इंडक्टिव रीजनिंग भी यूज हो रहा होता है, ठीक है। अब आपको बिजनेस की एग्जांपल देते हैं। बिजनेस की एग्जांपल में क्या कह रहा है कि अ सेल्स मैनेजर might observe that the customers are perhaps not pleased as they used to be, ठीक है। वो सेल्स मैनेजर ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई कस्टमर अब इतने खुश नहीं है जितने वो पहले हमसे हुआ करते थे, ठीक है। द मैनेजर may not be certain that this is really the case। मैनेजर जो है वो इस चीज़ के ऊपर सर्टेन नहीं हो सकते कि वाकई ऐसा ही केस है कि नहीं है, बट मैं एक्सपीरियंस एंग्जाइटी, लेकिन उसकी वजह से उसको एंग्जाइटी हो सकती है, एंड सम अनईजीनेस दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ऑन द डिक्लाइन। और उसको जाहिर सी बात है कि अनईज फील हो सकता है, उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो डिक्लाइन कर रही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन और सेंसिंग ऑफ द फेनोमेना अराउंड अस इज व्हाट गेट्स मोस्ट ऑफ द रिसर्च, ठीक है, वेदर अप्लाइड और बेसिक बेसिक स्टार्टेड, ठीक है। यानी कि देखें ना कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन होती है, कोई ना कोई सेंसिंग होती है किसी फेनोमेना की, उसने सेंस किया कि देयर इज सम प्रॉब्लम, राइट, तो उस सेंसिंग की बेस पे ही जो है वो रिसर्च की जरूरत पड़ती है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। इफ देयर इज सम प्रॉब्लम देन दे नीड टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। क्या कहते हैं द नेक्स्ट स्टेप, जब उसको सेंसिंग हो गई, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अ रियल प्रॉब्लम, वाकई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। यानी कि उसको ये महसूस हो रहा था कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो डिक्लाइन हो रही है, तो हकीकत में ऐसा है, प्रॉब्लम है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन हो रही है या नहीं हो रही है, और ये इसका लेवल ऑफ सीरियसनेस कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कॉल्स फॉर सम प्रिलिमिनरी डेटा गैदरिंग, ठीक है। तो उसको कुछ प्री डेटा गैदरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वो कुछ आइडिया लेगा
कुछ कस्टमर से आइडिया लेगा कि भाई प्रॉब्लम है, वाकई उनका सेटिस्फेक्शन लेवल का इशू है या नहीं है। या द मैनेजर उसके लिए क्या करेगा, द मैनेजर माइट टॉक टू अ फ्यू कस्टमर्स, कुछ कस्टमर से बात करेगा टू फाइंड आउट हाउ दे फील अबाउट द प्रोडक्ट एंड कस्टमर सर्विस, कि भाई उनको प्रोडक्ट्स के बारे में, कस्टमर सर्विस के हवाले से उनकी क्या फीलिंग्स है, कस्टमर से पूछेगा। The manager might find that the customers like the product but are upset because of many of the times of the product is out of stock and they perceive the salesmen are not being helpful. ठीक है, तो समटाइम्स जैसे कि अगर मैनेजर ने कस्टमर से फीडबैक लिया, उसको पता चला कस्टमर अपसेट है, इसलिए प्रोडक्ट तो उनको अच्छी लगती है लेकिन प्रोडक्ट समटाइम्स जो है वो आउट ऑफ द स्टॉक होती है, या उनको लगता है कि सेल्समैन जो है वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है। ठीक है ना, तो ये मैनेजर को फील आना शुरू होगा। फ्रॉम डिस्कशंस विद सम ऑफ द सेल्स पर्सन द मैनेजर माइट डिस्कवर दैट द फैक्ट्री डज नॉट सप्लाई द गुड्स ऑन टाइम। फिर जब वो सेल्स पर्सन से डिस्कस करता है तो पता चलता है कि फैक्ट्री जो है वो टाइम पर सप्लाई नहीं दे रही है। सेल्स पर्सन माइट also indicate that they try to please the customer by communicating the delivery dates given to them by the factory। और सेल्स पर्सन ये भी कहते हैं कि वो इवन के वो ट्राई करते हैं कस्टमर से बात करने की और उनको वो इन्फॉर्म करते हैं कि हमें जो फैक्ट्री ने डेट दी है उस डेट के मुताबिक आपको XYZ डेट को जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पर आ जाएगी, तो आपको अवेलेबल हो जाएगी वो। ठीक है, हम क्या कहते हैं, देन कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू द इनफॉर्मल एंड फॉर्मल इंटरव्यूइंग प्रोसेस हैज हेल्प्ड द मैनेजर टू डिटरमाइन दैट द प्रॉब्लम डज एग्जिस्ट। तो इसने जो इनफॉर्मल और फॉर्मल इंटरव्यूइंग की कस्टमर से की, अपने सेल्स पर्सन से इंटरव्यूइंग की, क्वेश्चनिंग की, तो उसको एक अंदाजा हुआ कि वाकई प्रॉब्लम तो है, राइट। देन इट ऑल्सो हेल्प्स द मैनेजर टू फॉर्मुलेट अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और उस डिस्कशन से उसे कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी जो है वो बनाने का जो है वो चांस मिल गया, उसको मदद मिल गई। ठीक है, कि ऑल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द प्रॉब्लम, क्यों कि उसको पता चल गया कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, दस द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम, और कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, पहला फैक्टर डिले बाय द फैक्ट्री इन डिलीवरिंग गुड्स, फैक्ट्री जो है वो गुड्स डिलीवर करने में डिले करती है जिसकी वजह से कस्टमर्स को नहीं मिल पाते, तो वो जो है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का इशू आ रहा है, उनको आउट ऑफ द स्टॉक मिल गई। द नोटिफिकेशन ऑफ लेटर डिलीवरी डेट दैट्स आर नॉट केप्ट, इवन के जो नोटिफिकेशन देते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट को डिलीवरी मिल जाएगी, उसमें भी डिलीवरी नहीं आ रही होती। द प्रोमिसेस ऑफ द सेल्स पर्सन टू द कस्टमर दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड, और जो सेल्स पर्सन अपने कस्टमर से प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि इस XYZ डेट को आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल जाएगी, वो उनको नहीं डिलीवर कर पाते, वो फुलफिल नहीं हो पाते। तो ये तीन फैक्टर्स है, ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन। तो इससे मैनेजर इस नतीजे पे पहुंचता है कि यार ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से जो है वो कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन हो रही है। ठीक है जी, इसके अभी हमारा सेशन खत्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पर सेशन खत्म कर रहा हूँ। हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड के लिए मैं एक नया लिंक जनरेट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। So you have to be online. I am just sharing the new link shortly, okay?